मेरा नाम अर्पिता मिश्रा है। मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मेरे गृह विज्ञान विभाग में गृह विज्ञान के सेमिनार का आयोजन किया गया है। उस सेमिनार में मुझे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं अपने गृह विज्ञान की सम्मानित शिक्षिका प्रभा मैम, साथ में गृह विज्ञान की शिक्षिका ज्योति मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम डॉक्टर श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पर अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को समस्त क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा के रूप में पौधों के विभिन्न भागों, जड़ों, तना, पत्तियों आदि में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संगठन। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2.1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। यह एक रासायनिक इकाई होती है। इसमें 3 प्रकार के शर्करा पाई जाती है, जिसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। मोनोसैकेराइड्स फल एवं सब्जियों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। दूसरा आता है डायोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स इसे द्वितीय शर्करा कहते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। और तीसरा आता है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ये पाउडर के रूप में होती है। ये जल में घुलनशील नहीं हो पाती है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और पेस्टीन। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के मुख्यतः 2 साधन होते हैं। रिफाइंड शुगर युक्त पदार्थ, जिसमें से हमारा पहला होता है, और दूसरा होता है स्टार्च युक्त पदार्थ। रिफाइंड शुगर युक्त पदार्थ में आते हैं दानेदार शक्कर, जैम, जेली, टॉफी, चॉकलेट, खजूर, अंजीर, आम, सेब, केला, सूखे मेवे आदि। और स्टार्च युक्त में आते हैं गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, आटा, साबूदाना, अरारोट, मटर, ये सब आते हैं हमारे स्टार्च युक्त में। और कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की बचत करता है, वसा की उपयोगिता में वृद्धि करता है, पाचन संस्थान में सहायता करता है, नाड़ी संस्थान को स्वच्छ बनाए रखता है। हर चाहे जो हो पदार्थ हो, अगर वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ही देखा जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए लाभदायक है तो उसकी कमियों से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमियां हो जाती हैं तो हमें थकान महसूस होती है, कब्ज, निर्जलीकरण, वजन घटना, ये सारी कमियां कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाता है तब भी हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक बढ़ जाता है तो उससे मोटापा आ जाता है। मोटापे में सबसे अधिक होता है कि हमें आलू का सेवन करने, चावल का, इन सब के सेवन से मोटापा अधिक होता है। और कार्बोहाइड्रेट से मधुमेह का रोग होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में शुगर और डायबिटीज के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है। मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूं और मैं होम साइंस की टीचर प्रभा मैम और उनके साथ उपस्थित ज्योति मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं प्रोटीन के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर सकूँ। मेरा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन को निर्माणक तत्व कहा जाता है। प्रोटीन के बिना कोशिका और कोशिका के बिना मानव शरीर संभव नहीं है। इस शरीर निर्माणक तत्व का अर्थ है मैं सर्वप्रथम हूँ। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान। नीदरलैंड के वैज्ञानिक जे मोल्टन ने 1848 में यह बतलाया है कि सभी जीवित पदार्थों में एक पदार्थ उपस्थित रहता है जो जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त कहा जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल द्वारा निर्मित होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सरलतम इकाई है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन को हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वनस्पति जगत, जिसमें आते हैं दालें, सूखे मेवे, हरे पत्तीदार सब्जियां और वनस्पति अन्य भोज्य पदार्थ। दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत में आते हैं दूध से बने पदार्थ जैसे खोया, पनीर और मांस, मछली आदि।
प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के दो कार्य होते हैं। पहला शरीर निर्माण का कार्य, जिसमें एंजाइम हार्मोन का संतुलन बनाए रखना, रक्त बहने पर फाइब्रोन्यूटन का निर्माण करना आदि। दूसरा है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना। पहला, जैसे शरीर में पानी के संतुलन को नियमित करना, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक। प्रोटीन की कमी का प्रभाव। प्रोटीन की कमी से अनेक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बालों पर प्रभाव पड़ना, बाल बेजान होना, कमजोर होना। दूसरा है हृदय रोग। हृदय रोग के काफ़ी चांसेस आते हैं और रक्त अल्पता, मांसपेशियां तथा पाचन यंत्र पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पेट मटके के समान हो जाता है। थैंक यू। Good morning, my dear respected teacher and my classmate. Myself Muskan Bano and I am here to speak about function of food and classification of food products, यानी कि भोजन के कार्य एवं भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोजन मनुष्य की जल एवं वायु के बाद एक आधारभूत, एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बगैर अधिक दिनों तक स्वस्थ तथा जिंदा रहना संभव नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और खनिज लवण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जल में कोई पौष्टिक तत्व उपस्थित नहीं होता है, फिर भी जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे शरीर का पाचन, उत्सर्जन और शरीर में बहुत सी कार्य जो होते हैं वो जल ही के कारण होते हैं। एक पर्याप्त जल ना मिलने के कारण हमें बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि मतलब चक्कर आना या फिर शरीर में झंझनाहट होना, ये सब पानी की कमी से ही होता है। इसलिए हम भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में पानी की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि भी पानी के जरिए ही होता है। भोजन शरीर को पोषण प्रदान करने का कार्य भोजन ही उसमें निहित तत्वों के माध्यम से करता है, जिन्हें हम भोजन तत्व भी कह सकते हैं। दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, मक्खन और साग सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये सारे हमारे भोजन में ही आते हैं। यदि इनका नियमित तथा समुचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाए तो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भोजन हमारे भूख को ही नहीं बल्कि हमारी आवश्यकताओं को भी पूरे करता है। भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्व हमारे शारीरिक, मानसिक तथा सामवेगिक रूप से स्वस्थ रखते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। ये भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रोटीन, जिसे हम हिंदी में खाद्योश पदार्थ भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी श्वेत सार, और लिपिड्स यानी वसा यानी चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ या फिर फैटी प्रोडक्ट्स भी हम इसे कह सकते हैं। और फिर जल, और फिर विटामिन जिसे हम जीवन सत्व कहते हैं। देन मिनरल्स यानी खनिज लवण। प्रोटीन, पहला है प्रोटीन। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास में अपूर्व योगदान प्रदान करता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये हमारी प्रोटीन को मतलब ये हमारी कोशिका को निर्मित करता है, उसकी टूट फूट को मरम्मत करता है और उसका नया निर्माण करता है। हम बचपन से ली गई प्रोटीन ही हमारे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अगर हम बचपन में ही अच्छी प्रोटीन ले रहे हैं तो हम आगे भी ग्रोथ कर सकेंगे। इससे हमें मतलब कुपोषण से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा, मतलब हम कुपोषण रहित रहेंगे और हमारी ग्रोथिंग भी बढ़िया ही होगी। और फिर देन कार्बोज, यानी कार्बोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है और जिससे शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कार्बोज ही प्रदान करता है। जब हम सोते रहते हैं या फिर मतलब जब हम कहीं खाए पिए नहीं रहते, मतलब जैसे स्कूल से घर से स्कूल आए और मतलब नाश्ता पूरा पर्याप्त नाश्ता भी ना किए, भोजन पूरा पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो उपस्थित कार्बोज जो वसा के रूप में मतलब हमारे शरीर में पहले से रहते हैं, मतलब हमारी कोशिकाओं या ऊतक त्वचा के नीचे ये फैटी एसिड हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित रहते हैं और हम व्रत के दिन और मतलब यात्रा में ये हमारी मदद करते हैं। यस मैम, वसा जो कि हमें मतलब जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं जितना तो हमें पर्याप्त रहता है वसा उतना तो हमारे शरीर को मतलब मिलता रहता है, और जो ज़्यादा रहते हैं वो हमारी ऊतक के नीचे, त्वचा के नीचे ऊतक के रूप में रहते हैं, जो हमारे मतलब शरीर में बाद में काम आते हैं। और फिर
जलवायु मतलब वायु के बाद जल मनुष्य की मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। पहले तो हम मानव लोगों को मतलब हम मनुष्य को तो सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, देन फिर वाटर, और हम मतलब ऑक्सीजन के बाद हमें जल की बहुत आवश्यकता होती है, और जल के साथ साथ हमें मतलब हमारे भोजन की भी आवश्यकता होती है। अगर हम भोजन को ठीक प्रकार से नहीं लेंगे, और मतलब सिर्फ यही भोजन और जल, अगर इन सबको ठीक प्रकार से नहीं लेंगे तो हम कुपोषित और मतलब अनेक रोगों से ग्रसित रहेंगे। हम लोगों का मानव का शरीर लगभग 66% से लेकर 85% तक हमारा बॉडी जो है मतलब जल से ही बना रहता है, और इसमें मतलब जल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मतलब जैसे उत्सर्जन और पाचन इन सब के लिए जल का ही प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर मतलब इन सब के बगैर ठीक प्रकार से ना तो उत्सर्जन करेगा ना तो पाचन। मैं अपना विषय के बारे में बताने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम दीपिका शुक्ला, मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय गृह विज्ञान एवं परंपरागत प्रासंगिकता। मैं अपनी गृह विज्ञान की विषय सम्मानित प्रभा शर्मा मैम और ज्योति मैम को धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का विशेष अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है परंपरागत गृह विज्ञान एवं उसकी प्रासंगिकता। गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने से पहले हम उसके नामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गृह विज्ञान को विशेष नामों से जाना जाता है, जैसे गृह अर्थशास्त्र, घरेलू कला आदि नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लैंड में इसे गृह विज्ञान के नाम से तथा अमेरिका में इसे गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे पक्षों में कहें, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला गृह यानी घर और आवास, दूसरा होता है विज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान। अर्थात गृह विज्ञान का अर्थ होता है कि घरेलू कार्यों के बारे में, जैसे रोटी कपड़ा मकान के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान की परिभाषाएं, राजमल पी देवदास। देखो, गृह विज्ञान मानवीय वातावरण, मानवीय विकास आदि का अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गृह विज्ञान के चरण, गृह विज्ञान के निम्नलिखित चरण होते हैं: आहार विज्ञान, वस्त्र विज्ञान और बाल विकास, शिशु कल्याण और गृह प्रबंध आदि इसके चरण होते हैं। गृह विज्ञान का उद्देश्य, गृह विज्ञान का हमारे जीवन में निम्नलिखित उद्देश्य पाया जाता है, जैसे कि बालिकाओं का विकास करना, समस्याओं को हल करना, वातावरण के अनुकूल रहने में सहायक करता है, आर्थिक बजट बनाने में भी सहायक करता है। इसका हमारे जीवन में निम्न उद्देश्य होता है। गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान का क्षेत्र निम्नलिखित होता है: चिकित्सा के क्षेत्र में, आहार एवं पोषण के क्षेत्र में, मातृ एवं कला के क्षेत्र में, आर्थिक तथा गणित शास्त्र में भी गृह विज्ञान का निम्नलिखित कार्य होता है। धन्यवाद। अंजलि मिश्रा, क्लास बीए फर्स्ट ईयर। आज होम साइंस डिपार्टमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं अपने गृह विज्ञान की शिक्षिका माई आइडियल मैम प्रभा शर्मा जी और ज्योति मैम के साथ साथ हमारी प्राचार्य मैम डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक और सब्जेक्ट दोनों एक ही है, फूड एंड न्यूट्रिशन। अगर हम भोजन की बात करते हैं तो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहला नाम भोजन कही जाता है। भोजन न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के साथ साथ कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करता है। भोजन वह पदार्थ है जो व्यक्ति को शोषित करता है और जिसे आसानी से खाया जा सके, पचाया जा सके और उत्सर्जित किया जा सके, वह भोजन है। भोजन के माध्यम से शरीर को निर्मित और संचालित करके संरक्षित किया जाता है। ये सारी क्रियाएं भोजन के द्वारा ही होती हैं। भोजन के प्रमुख 3 कार्य होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। शारीरिक कार्य में शरीर निर्माण का कार्य, ऊर्जा देने का कार्य, सुरक्षा देने का कार्य आदि आते हैं, और मानसिक कार्य में मनोवैज्ञानिक कार्य जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। तीसरा है सामाजिक कार्य। आज के टाइम पर व्यक्ति अपनी प्रसन्नता को दावत के तौर पर प्रस्तुत करता है। यदि किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ बैठकर खाना पीना, ये सब सामाजिक कार्य में आते हैं। अब दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन। पोषण की बात करें तो पोषण के जनक एंटोनी लॉइजर को कहा जाता है। इसकी 4 स्थितियां होती हैं: सुपोषण, कुपोषण, आवश्यकता से अधिक पोषण, अपर्याप्त पोषण। माननीय वैज्ञानिक D.F. टर्नर के अनुसार पोषण हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आहार के पोषण तथा समूह के बाद शरीर में उसका उपयोग सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। माननीय वैज्ञानिक यूडकिन के अनुसार
पोषण मनुष्य एवं उनके बीच का संबंध है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। माननीय सुधा नारायण के अनुसार जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे पोषण कहते हैं। नोट: हमारे शरीर का पोषण विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज आदि से होता है। धन्यवाद। मैं अपनी गृह विज्ञान विषय की शिक्षिका प्रभा मैम और ज्योति मैम को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया कि मैं पोषक तत्व नामक टॉपिक पर अपने विचार को प्रकट कर सकूं। पोषक तत्व, भोजन से हमें हमारे विकास और ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व को मुख्यतः 6 समूहों में विभाजित किया गया है: वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर एक्सेट्रा। हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिशन में विभाजित करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिशन का मतलब कि रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ग्राम की मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है तथा वो हमारे शरीर में ऊर्जा को संरक्षित भी करता है। फैट्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: संतृप्त तथा असंतृप्त फैट। संतृप्त फैट हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर वो अधिक मात्रा में हो जाए तो वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। और असंतृप्त जो फैट होता है वो नॉर्मल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में भी काम करता है और इसका पाचन अमीनो अम्ल में होता है। वाटर जो है वो हमारे शरीर के 70% भाग में रहता है। वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, वो मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। माइक्रोन्यूट्रिशन रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी में एक अल्प मात्रा में होता है। ये मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम्स में हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये मुख्यतः विटामिन्स एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। विटामिन्स ए, बी, विटामिन मुख्यतः 13 प्रकार के होते हैं: ए, बी, सी, डी, ई, के एक्सेट्रा। मुख्यतः 13 विटामिन होते हैं, बट विटामिन के 2 टाइप्स होते हैं: फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल के अंतर्गत ए, डी, ई, के आता है एंड वाटर सॉल्यूबल के अंतर्गत बी और सी आता है। मिनरल्स जो है वो हमारे शरीर में आयोनाइज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल्स मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं: माइक्रोमिनरल्स एंड मैक्रोमिनरल्स। मैक्रोमिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रास आते हैं और माइक्रो में कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का 4% जो पार्ट है वो मिनरल से निर्मित होता है। थैंक यू। मैं अपनी गृह विज्ञान विषय की सम्मानित शिक्षिका प्रभा मैम तथा ज्योति मैम के साथ साथ हमारी प्रिंसिपल मैम नीलिमा श्रीवास्तव को अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे गृह विज्ञान विषय के संतुलित आहार प्रकरण पर विचार व्यक्त करने का सुनहरा अवसर व्यक्त किया। मेरा टॉपिक है संतुलित आहार। पहले हम लोग जान लेते हैं कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार एक वह आहार है जिसमें कुछ मात्रा और अनुपात में खाद्य पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। एक व्यक्ति एक संतुलित आहार में उचित मात्रा में प्रोटीन, खनिज और पोषक तत्वों का सेवन करता है। यह हमारे शरीर को सुचारू कामकाज करने की काफी आवश्यक है। यदि हम नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बीमार पड़ने की संभावना को संतुलित आहार कम करता है।
इसके अलावा संतुलित आहार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। अब हम इसके संतुलित आहार के महत्व के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि संतुलित आहार निश्चित रूप में स्वस्थ जीवन शैली की पूंजी है। वैज्ञानिकों लोगों का भी यही मानना है। संतुलित आहार का सेवन करने से हमारा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। संतुलित आहार में खाद्य पदार्थ होने चाहिए जो कि उचित मात्रा में किया जाना चाहिए इसका सेवन। एक सही संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, उच्च फाइबर सामग्री, विटामिन से बना होता है। आजकल लोग जंक फूड का प्रचलन बहुत अधिक है। हर तरह के हानिकारक पदार्थ खाने के बजाय लोग संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं। संतुलित आहार के महत्व के लोगों को बताना पहले से भी आज आवश्यक हो चुका है। शरीर को फिट रखने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। शरीर की पोषण संबंधित मांगों को पूरा करता है और कुपोषण से हमें दूर रखता है। संतुलित आहार ऊर्जा का स्तर बनाए रखने और शरीर का सामान्य कार्य प्रणाली बनाए रखता है। संतुलित आहार के घटकों की बात करें तो यह 7 घटक आवश्यक होते हैं, जिसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड्स, विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म तत्वों के पानी एक अच्छी तरह का संतुलित आहार का आवश्यक घटक है। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें हमारे आहार में 50 से 60% होना आवश्यक है, जिसमें से आ जाता है जैसे कि रोटी, चावल आदि। दूसरा आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण, त्वचा तथा विकास में मदद करता है, जो कि हमारे आहार में 10 से 12% होने ही चाहिए। अब तीसरा आता है हमारा वसा। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के को अवशोषित करने में मदद करता है। चौथा है हमारा विटामिन। 13 आवश्यक विटामिन हैं, जिसमें से ए, बी, सी का सेवन हमें करना ही चाहिए। खनिज यह भोजन के ऊर्जा मुक्त और करने और अंगों को बढ़ावा देता है। कुछ आवश्यक खनिज कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम है। अब आता है हमारा फाइबर। यह हमारा पाचन करने में मदद करता है, खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा जल। शरीर में जल की मात्रा 50 से 85% होती है। मनुष्य के शरीर में 70% भाग जल का कारण है। यह पदार्थ के परिवहन तथा तापक्रम को कम करने में सहायक होता है। अब संतुलित आहार से हमें क्या लाभ मिलते हैं, इससे हम समझते हैं। संतुलित आहार भोजन के सामान्य विकास और मरम्मत कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सामग्री, पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए हमें संतुलित आहार प्रतिदिन हमारे आहार में होना ही चाहिए। इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? यह हमारे शरीर को पाचन और हमारे आंतों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी और भोजन में भी आवश्यक है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जो शरीर को ठीक से काम करने और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। धन्यवाद। फास्फोरस की बात करेंगे। स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखना ही इसका विशेष कार्य होता है। कैल्शियम की भांति फास्फोरस भी हमारे हड्डियों तथा दांतों को मजबूत रखता है तथा हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है। कैल्शियम की कमी से हानियाँ। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ तथा दांत कमजोर हो जाते हैं और हमारे स्नायु निर्बल हो जाते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क थका सा महसूस करता है। प्राप्ति के साधन। इसके फास्फोरस की प्राप्ति के साधन के रूप में हम अंडा, मछली, सोयाबीन और बादाम को रख सकते हैं। दैनिक आवश्यकता। हमारे जीवन में प्रतिदिन इसकी दैनिक आवश्यकता 500 मिलीग्राम की होती है और एक गर्भवती तथा धात्री महिला के लिए 1 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और तीसरे महत्वपूर्ण तत्व हम आयरन या लोहा के बारे में जानेंगे। यह हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन हीमधन ग्लोबिन से बना होता है। हीम नामक लोहा और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और लोहे की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है, अर्थात रक्ताल्पता, खून की कमी। और
अब इसके बाद हम शरीर में खनिज के विभिन्न वितरण के बारे में जानेंगे। हमारे शरीर में 24% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो या तो स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं या कार्बनिक तत्व के रूप में संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 स्वरूप में पाए जाते हैं। पहला, खनिज लवण स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। खनिज यौगिक के रूप में जब 2 या 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिलते हैं तब यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट और पोटेशियम प्लस फास्फेट, पोटेशियम प्लस फास्फोरस बराबर पोटेशियम फास्फेट। अब कार्बनिक यौगिक के रूप में जब खनिज लवण कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बोज, वसा या प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं तब कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, जैसे फास्फोरस धन प्रोटीन बराबर फास्फोप्रोटीन। खनिज लवण के प्रकार। खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होते हैं, पहला मेजर और दूसरा ट्रेस। मेजर हमारे मुख्य रूप से 7 होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा 2% होती है, फास्फोरस की मात्रा 1% होती है, पोटेशियम की मात्रा 0.35% होती है, सल्फर की मात्रा 0.25% होती है, सोडियम की मात्रा 0.15% होती है, क्लोरीन की मात्रा 0.15% होती है और मैग्नीशियम की मात्रा 0.05% होती है। अब ट्रेस के बारे में जानेंगे। ट्रेस जो मेजर के अतिरिक्त जो तत्व बनते हैं वे ट्रेस में आ जाते हैं। ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये तत्व ना हो तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाएंगी। इस तत्व में लोहा आता है। लोहे की मात्रा 0.004% होती है और तांबा की मात्रा 0.00115% होती है। आयोडीन की मात्रा 0.0004% होती है और मैग्नीज की मात्रा 0.003% होती है। अब खनिज तत्वों के समान कार्य के बारे में बात करेंगे। शरीर में मुख्य रूप से दो प्रकार के खनिज लवण कार्य करते हैं, एक निर्माणक तत्व के रूप में, एक नियामक तत्व के रूप में। निर्माणक तत्व के रूप में बात करें तो शरीर निर्माण के तत्व में पहला, दांत व हड्डियों का निर्माण कार्य। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम हमारी दांत तथा हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इसी कमी से घेंघा या गलघंट नामक रोग हो जाता है और हमारे गले में गांठें बन जाती हैं। अमाशय रस के निर्माण में भोजन के पाचन के लिए अमाशय से अमाशयिक रस निकलता है। अमाशयिक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन का होना अत्यधिक अनिवार्य होता है। शरीर के कोमल तंतुओं के निर्माण में फास्फोरस तथा सल्फर शरीर के कोमल तत्वों के निर्माण में आवश्यक होते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी इन तत्वों का विशेष योगदान होता है। नियामक कार्य के रूप में शरीर में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के नियमन तथा नियंत्रण में इन खनिज तत्वों का विशेष योगदान होता है। कैल्शियम रक्त के जमने में सहायक होता है, नाड़ियों के संवेदन को नियंत्रित करता है और जल की मात्रा को संतुलित बनाता है। खनिज तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं और पाचन रसों को उत्तेजित करते हैं। हमारे साकेत परिवार में गृह विज्ञान विषय में प्रति माह प्रति वर्ष सेमिनार प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और आज भी हमारे यहाँ सेमिनार हुआ, उसमें 100% छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें से दीपिका शुक्ला, एकता पांडे, साक्षी विश्वकर्मा, रिया यादव, अर्पिता मिश्रा की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। और मैं चाहती हूँ कि अब जब सेमिनार हो हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आज के लिए बच्चों ये सेमिनार जो है बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद।